हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपसे वादा किया था कि हर एक केवल एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको चैप्टर देंगे। जी हां, जितना भी आप मेरे चैनल पर अब 2022 से जो मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूं बोर्ड एग्जाम के लिए, पूरा एनसीईआरटी पर आधारित है। केवल एक ही वीडियो में पूरा मैं चैप्टर आपका खत्म कर दे रहा हूं। जी हाँ, आपका अगर देखें तो क्लास 10th में 3 पार्टों में आपका ये साइंस बटा हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी मैंने खत्म कर दिया, जिसमें बायोलॉजी जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ये मैं पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूं। हाँ, और फिजिक्स में बात करें तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, विद्युत, ये सब जितने भी हैं, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये मैं सारे चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। अब मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहे हैं। केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ा दिया हूं। अम्ल, क्षारक एवं लवण पढ़ा दिया हूं। अब धातु एवं अधातु आज हमारे ये चैप्टर होने वाला है। चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। आपको कहीं से भी दिक्कत आ रही है, ऐसा कोई पार्ट है जो नहीं समझ आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिए। बोर्ड एग्जाम हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, आपका बोर्ड एग्जाम प्लस स्कूल दोनों का आपका हम टेंशन खत्म करवा देंगे। ऐसा आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाला। पूरा का हर एक पॉइंट मैंने छाट छाट कर यहाँ पे नोट्स आपके लिए बनवाए हैं, और उन सभी पॉइंटों को यहाँ पे मैंने मेंशन किया है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है और जो आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, और यहां से बाहर एक भी आने वाला नहीं है। अगर ये तैयार कर लेंगे तो इस बात की 100% गारंटी देंगे कि इससे बाहर कोई एक भी नहीं आने वाला। और ये आपके नोट्स बना लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम और स्कूल जितना पढ़ाते हैं पूरा मैं यहाँ पे एनसीईआरटी का क्लियर करवा दिया हूं। और मैंने इस प्रकार इसको मैंने बनाया है नोट्स को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे पूरा यहाँ पे सिलेबस खत्म होता है, मैं आपको ये पूरा चैप्टर का टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एसकेएम स्टडी। और हमारा इंस्टाग्राम, अगर आपके मन में कोई सवाल है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम का, उसको जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं धातु और अधातु। धातु और अधातु ये आपका क्या है, चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। साइंस क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 है हिंदी मीडियम वालों के लिए। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का भी है। ठीक है, धातु और अधातु। तो अगर धातु और अधातु है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि धातु और अधातु होते क्या है, फिर उसके बाद हम लोग इसी में उपधातु के बारे में भी थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं धातु के बारे में। यह धातु क्या है, तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन देते हैं, धातु को कहलाते हैं। या फिर दूसरे परिभाषा में आप लोग इसको लिख सकते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें तो सोडियम क्या करता है, यह इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, और त्याग करने के बाद यह धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिसमें धन आ जाए, जिसके ऊपर धन लग जाए, वह हमारा क्या है, धातु है। अगर धातु है तो धातु में कुछ ना कुछ गुण होते हैं। जैसे कि यदि आप लड़के हैं, लड़की है, मनुष्य है, प्राणी है, जानवर है कोई, तो उसमें कोई ना कोई गुण होगा, प्रॉपर्टीज होगी। तो उसी प्रकार धातु में क्या क्या गुण होते हैं, यानी धातु के गुण के बारे में देखेंगे। तो धातु में देखें गुण, तो धातु में निम्नलिखित प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पहला क्या पाया जाता है, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। जो धातु होते क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरा, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। जो धातु होती है उसमें क्या पाया जाता है, तन्यता का गुण पाया जाता है। धातु में धात्विक चमक होती है। जो धातु होती है उसमें क्या होती है, धात्विक चमक होती है। धातु अघातवर्धनीय होते हैं, अर्थात धातुओं को हथौड़े से पीटने पर टूटते नहीं, बल्कि इसको पीट पीट कर आप लंबी चादर बना सकते हैं, तान कर लंबे तार बना सकते हैं, लेकिन इसको पीटेंगे तो यह कभी टूटेगा नहीं। हाँ, कास्ट आयरन की बात करें तो वो टूट सकता है, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कार्बन के कुछ कण विद्यमान होते हैं, प्रॉपर्टीज होती उसमें, इसलिए वो टूट जाएगी, फट जाएगी। बट जो धातु होगी इसको आप पीटेंगे तो ये टूटेगी नहीं। अगला आता है उपधातु। उपधातु क्या होते हैं, सॉरी अधातु क्या होता है,
अधातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके धनायन बनाते हैं। अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बनाते हैं, ऋण आयन बनाते हैं या ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम लोग अधातु कहते हैं। जैसे बात करेंगे तो क्लोरीन, क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। क्लोरीन के देखें तो बाहरी अगर इसका अगर देखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 7। लेकिन अगर लास्ट में 7 रहता है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन पा जाए तो 8 हो जाएगा, यानी कि स्थायी संरचना प्राप्त कर लेगा। तो यह एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके वह कोष में अपना जो अपूर्ण है कोष उसको पूर्ण कर लेता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, तो जब ग्रहण करेगा, जब आप किसी से ऋण लेंगे तो आपके ऊपर ऋणायन हो जाएगा नहीं। तो इसी प्रकार जो तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जैसे कि क्लोरीन। अब आपका आता है अधातु के गुण। अधातु में क्या क्या गुण होते हैं, तो पहला देखें तो अधातु उष्मा के कुचालक है। अधातु जो होते हैं क्या होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं। अगला देखें तो इसमें तन्यता का गुण नहीं होता। जो अधातु में देखें तो तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। तीसरा अधातु भंगुर होती हैं। जो अधातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, भंगुर होते हैं। और चौथा इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जो अधातु होती है इसमें क्या होती है, तो इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। अब आपकी आती है उपधातु। अब ये उपधातु क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण को दर्शाते हैं, वे तत्व उपधातु कहलाते हैं। तो उपधातु क्या होती है, याद रखना, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धातु तथा अधातु दोनों के गुण को दर्शाता है, वे तत्व अधातु कहलाते हैं। उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। उपधातु क्या होती है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान होंगे, उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। जैसे इसका अगर हम लोग उदाहरण देखें, एग्जाम्पल लें, तो आर्सेनिक, जो आर्सेनिक होता है, और एंटीमनी एक हमारी क्या होती है, उपधातु होती है। आर्सेनिक व एंटीमनी हमारी एक उपधातु होती है। अब आती है मिश्र धातु। यह मिश्र धातु क्या होती है, हमको हर एक चीज कवर करना है और कवर करवाना है ताकि आपको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। तो 2 या 2 से अधिक धातुओं को गलित अवस्था में मिलाने पर समांगी मिश्रण प्राप्त होता है तथा इस मिश्रण को ठंडा करने पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा क्या है, 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो मिश्र धातु क्या होती है, तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के जो समांगी मिश्रण होते हैं उसी को मेरे प्यारे बच्चों मिश्र धातु कहा जाता है। अब धातु व अधातु के रासायनिक गुण, यानी धातु और अधातु के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, तो अगर पहला देखें तो इसमें धनायन व ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। यानी धातु और अधातु में क्या होती है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। धातु धनायन बनाते हैं, धातु ऋणायन बनाते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में धातु धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम धातु है, सोडियम क्या है, धातु है। अधातु बात करें तो अधातु सामान्यतः ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जैसे कि क्लोरीन परमाणु, क्योंकि यह एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। दूसरा है ऑक्साइड बनाने का गुण। तो अधातु व धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं। धातु और अधातु जो होते हैं यह क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ संयोग करेंगे और ऑक्साइड बनाने की क्या रखते हैं, ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, हमारा एक धातु है, यह ऑक्सीजन से संयोग करा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी नहीं, तो यह ऑक्साइड एक यौगिक बनाया। वहीं पे अधातु है, जब सल्फर जो होता है हमारा क्या है, धातु है, और यह ऑक्सीजन से क्रिया करा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। तो यहाँ पे ये इनमें क्या पाया जाता है, धातु और अधातु जो है यह ऑक्साइड यौगिक बनाते हैं। अगर देखें अगला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, धातुओं की ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जो धातु ऑक्साइड बनाते हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके वह हमेशा हमेशा क्या रहेंगे, क्षारीय रहेंगे। लेकिन जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा और हमेशा अम्लीय होते हैं।
तीसरा क्या होता है इसमें, तो हाइड्राइड बनाने का गुण, हाइड्राइड बनाने का गुण। तो धातु व अधातु हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड यौगिक बनाते हैं। हमेशा जो धातु और अधातु होते हैं यह दोनों अगर हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो क्या बनाने के गुण रखते हैं, तो धातु और अधातु हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्राइड यौगिक बनाते हैं। जैसे सोडियम, देखिए सोडियम क्या है, आपका धातु है, यह जब हाइड्रोजन से क्रिया करा तो क्या बनाया, सोडियम हाइड्राइड बनाया कि नहीं, यानी कि NaH बनाया कि नहीं। और वहीं पे यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से क्रिया करा, नाइट्रोजन का 2 और हाइड्रोजन के 6 अणु से क्रिया करा तो यहाँ पे अमोनिया बनाया, और ये हमारा क्या है, एक हाइड्राइड, अमोनियम हाइड्राइड, नाइट्रोजन हाइड्राइड यानी कि अमोनिया, और हमारा क्या, धातु। अब अगला आता है इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव। यह इलेक्ट्रोड तथा इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है, तो जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की क्षण पर ऑक्सीकरण या अपचयन अर्ध अवक्रिया होती है। जैसे कि आप देखें जिंक, तो हमारा क्या बना है, जिंक, और कॉपर है, कॉपर डबल प्लस, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्याग करेगा, और यहां पे क्या बनाएगा, कॉपर। अर्थात किसी धातु के किसी लवण में डूबी हुई उस धातु के क्षण को इलेक्ट्रोड कहते हैं तथा उस सेल को अर्ध सेल कहते हैं, तथा धातु की क्षण पर उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड का विभव कहा जाता है, या फिर इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो बात समझा, इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड विभव क्या होती है, किसी धातु के किसी लवण में डूबी हुई उस धातु के क्षण को इलेक्ट्रोड कहते हैं तथा उस सेल को अर्ध सेल कहते हैं, तथा धातु की क्षण पर उत्पन्न विभव को उस इलेक्ट्रोड का विभव कहा जाता है। अगला आता है मानक इलेक्ट्रोड। यह मानक इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो जब किसी शुद्ध धातु की क्षण को उसके किसी लवण के 1 मोलर विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर डुबोया जाता है तो विलयन में डूबी हुई धातु की क्षण को मानक इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड क्या होती है, जब किसी शुद्ध धातु की क्षण को उसके किसी लवण के 1 मोलर विलयन में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर डुबोया जाता है तो विलयन में डूबी हुई उस धातु की क्षण को मानक इलेक्ट्रोड कहा जाता है। ओके, अगला आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी अथवा सक्रियता श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी अथवा सक्रियता श्रेणी क्या होती है, विभिन्न इलेक्ट्रोड या उन पर होने वाले अर्ध अवक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रिय श्रेणी कहा जाता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रिय श्रेणी क्या होती है, विभिन्न इलेक्ट्रोड या उन पर होने वाले अर्ध अवक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या फिर हम लोग क्या कहते हैं, सक्रिय श्रेणी कहते हैं। अगला आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य उपयोग, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी के मुख्य उपयोग क्या क्या होते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। अगला पॉइंट देखें, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर की ओर स्थित होती है उसके इलेक्ट्रोड विभव कम होते हैं, अर्थात उसके अपचयन विभव कम होते हैं, अर्थात उसके ऑक्सीकरण विभव क्या होते हैं, अधिक होते हैं। वहीं पर अगर देखें हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी होती है। अब आपका आता है खनिज, यानी बोले तो मिनरल्स। यह खनिज क्या होती है, तो पृथ्वी पर या पृथ्वी के अंदर धातु तथा उसके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसे खनिज कहते हैं। जैसे CuFeS2 एक खनिज है। तो खनिज क्या होती है, पृथ्वी पर या पृथ्वी के अंदर धातु तथा उसके यौगिक जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसे खनिज कहते हैं। जैसे CuFeS2 एक क्या है, खनिज है। अगला है अयस्क, बोले तो ओर्स। यह अयस्क क्या होता है,
उस खनिज को जिसमें से किसी धातु को सफलतापूर्वक कम खर्च में अलग किया जाता है उस धातु का अयस्क कहलाता है या फिर ओर्स कहते हैं। अब आपका आता है अयस्क के प्रकार, यानी कि अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक अयस्क। अब प्राकृतिक अयस्क क्या होता है? इन अयस्कों में धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, जैसे प्लेटिनियम, सोना इत्यादि। दूसरा आता है ऑक्साइड अयस्क। तो इन अयस्कों में धातु अपने ऑक्साइड के रूप में होती है, जैसे बॉक्साइड, हीमेटाइट इत्यादि। बॉक्साइड का फार्मूला क्या होता है? Al2O3.2H2O और हीमेटाइट का क्या होता है? Fe2O3। अगला आता है सल्फाइड अयस्क। यह सल्फाइड अयस्क क्या होता है? इन अयस्कों में धातु अपने सल्फाइडों के रूप में होती है, जैसे कॉपर पायराइड यानी CuFeS2। चौथा आता है आपका कार्बोनेट अयस्क। यह कार्बोनेट अयस्क क्या होता है? तो इन अयस्कों में धातु अपने कार्बोनेटों के रूप में पाई जाती है, जैसे कि मैलेकाइट यानी CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस तथा सीडेराइट FeCO3। कार्बोनेट एक क्या है आपका? अयस्क होता है। ये दोनों क्या होते हैं? हमारा क्या है? एक अयस्क होते हैं। अगला आता है क्लोराइड अयस्क। यह क्लोराइड अयस्क क्या होता है? तो इन अयस्कों में धातुएं अपने क्लोराइडों के रूप में पाई जाती है, जैसे हार सिल्वर यानी कि AgCl। यह हमारा क्या होता है? क्लोराइड अयस्क होता है। अगला आपका आता है अन्य अयस्क, और अन्य अयस्क में क्या आता है? जैसे कि क्रायोलाइट और चिल्ली सॉल्ट पीटर। तो इन अयस्कों में धातु अन्य रूपों में पाई जाती है, जैसे कि फ्लूओराइडो, सल्फेटो, सिलिकेटो आदि के रूप में पाई जाती है, जैसे कि क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है? Na3Al(F6) और चिली साल्ट पीटर क्या होता है? Na(NO3) इत्यादि जितने भी होते हैं। और जैसे कि कॉपर को कॉपर पायराइड से प्राप्त करते हैं। ये सब हमारे अयस्क होते हैं। अब आता है आपका खनिज तथा अयस्क में अंतर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है, तो आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम देने से पहले। ओके, तो खनिज तथा अयस्क में अंतर देखें तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। एक बात याद रखना, जितने भी अयस्क होते हैं यह सभी खनिज हो सकते हैं, परंतु जितने भी खनिज होते हैं यह सभी आपके अयस्क नहीं होते। अधात्री अथवा मैट्रिक्स, यह अधात्री अथवा मैट्रिक्स क्या होते हैं? इसे हम लोग अधात्री भी कहते हैं, याद रखना। तो अधात्री तो किसी खनिज में प्रायः पत्थर के टुकड़े, बालू, कंकड़ आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं, जिसे अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। अगला आता है गालक। गालक क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अघुलनीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए पदार्थ में मिलाए जाते हैं, उसे गालक कहते हैं। और गालक आपके मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक अम्लीय गालक और दूसरा बोले तो क्षारीय गालक। तो सबसे पहले हम लोग अम्लीय गालक को देखेंगे। तो अयस्क में उपस्थित क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे अम्लीय गालक कहते हैं, जैसे कि FeO में यानी कि फेरस ऑक्साइड, ये हमारा क्षारीय अशुद्धियां है और इसमें हम लोग SiO2 मिलाएंगे जो कि एक अम्लीय गालक है। तो यहाँ पे एक धातुमल के रूप में हमारा क्या प्राप्त होगा? FeSiO3 प्राप्त होगा। वहीं पे अगला है क्षारीय गालक। तो अयस्क में उपस्थित अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिस पदार्थ को मिलाया जाता है उसे क्षारीय गालक कहते हैं, जैसे कि SiO2 यह हमारा अम्लीय अशुद्धियां है और इसको दूर करने के लिए क्षारीय गालक कैल्शियम ऑक्साइड मिलाएंगे तो हमारा CaSiO3 के जो कि धातुमल के रूप में प्राप्त होता है। अब हम लोग जानते हैं कि भारत में पाए जाने वाले कुछ सामान्य अयस्क कौन कौन से होते हैं जो कि अपने भारत में पाए जाते हैं। जैसे कि आयरन देखें तो आयरन के सामान्य अयस्क क्या होते हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइड, यानी कि इसके ये अपर रूप भी कह सकते हैं। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है? Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe2O3.FeO
और आयरन पायराइड का FeS2। अगला आता है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो होता है इसका X क्या है, बाक्साइड, जैसे कि Al2O3.2H2। कैल्शियम के कितने होते हैं, 3 है यहाँ पे। जिप्सम है CuSO4 का 4.2H2। और लाइम स्टोन, चाक या फिर संगमरमर भी बोला जाता है, जिसे CuCO3 बोलते हैं, CaCO3। अगला है फ्लोरोस्पार यानी कि बोले तो CaF2। अगला है जिंक। तो जिंक के कौन कौन से होते हैं, तो इसके एक है जिंक ब्लेंडी यानी बोले तो जिंक सल्फाइड भी बोलते हैं, JnS। अगला है कापर। कापर क्या है, कापर पायराइड CuFeS2 और मेलेकाइट CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, ये हमारा क्या है, मेलेकाइट होता है। अगला है लेड। लेड का जैसे क्या है, गैलेन यानी PbS। अब है आपका आता है धातु कर्म। यह धातु कर्म क्या होती है, तो अयस्क से भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रमों द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त करने की क्रिया धातु कर्म कहलाती है। और यह निम्न प्रक्रमों का उपयोग करते हैं। इसमें अगर देखें तो कौन कौन से, पहला है अयस्क का सांद्रण, दूसरा है धातु का निष्कर्षण और तीसरा है धातु का शोधन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अयस्क का सांद्रण। यह अयस्क का सांद्रण क्या होता है, तो अयस्क खानों से निकाले जाते हैं। जो अयस्क होते हैं यह कहां से निकाले जाते हैं, खानों से निकाले जाते हैं, तथा इसमें पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के कण तथा बालू आदि अपद्रव्य मिलते हैं, जिन्हें अधात्री कहते हैं। अधात्री को अयस्क से पृथक करने की क्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। और इसकी निम्नलिखित विधि होती है, जैसे कि गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, झाग प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। यह गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या होती है, तो इस विधि से भारी अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में पीसे अयस्क को पानी से भरे पात्र में डालते हैं। अयस्क का घनत्व भारी होने पर वह तली में बैठ जाता है तथा अशुद्धियां हल्की होने के कारण पानी के प्रवाह के साथ बह जाती हैं। इसे प्राप्त अयस्क सांद्रित अयस्क कहलाता है। अगला जो दूसरा आता है वो आता है झाग प्लवन विधि। यह झाग प्लवन विधि क्या होती है, इस विधि से मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, जैसे CuFeS2, कापर पायराइड, गैलेना इत्यादि जो होती है, इनका झाग प्लवन विधि द्वारा निष्कर्षण करते हैं। इस विधि में जल से भरा एक पात्र होता है, जिसमें थोड़ी मात्रा में चीड़े के तेल व पोटेशियम एथिल जैंथेट को मिला देते हैं। इसके पश्चात अयस्क को पात्र में प्रवाहित करते हैं। अयस्क तेल द्वारा भीग जाता है तथा अशुद्धियां पानी के साथ क्या होती हैं, भीग जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे पात्र में हम लोग लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे एक फिगर भी दर्शाया गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एक जल से भरा पात्र ले लिए और इसमें थोड़ी मात्रा में चीड़ का हमने क्या मिला दिया, तेल मिला दिया, और तेल के साथ साथ पोटेशियम एथिल जैंथेट को भी मिला दिया। मिलाने के पश्चात क्या किया कि इसमें एक एयर ब्लोअर लगा दिया और यहां से एयर प्रवाहित करते हैं। जब प्रवाहित करते हैं तो झाग के रूप में वह ऊपर की ओर एकत्रित हो जाता है। जैसे कि इसको देखते हैं आगे की ओर, तो इस पात्र में वायु की तीव्र धारा प्रवाहित करते हैं तो अयस्क झाग के रूप में पानी की सतह पर एकत्रित हो जाता है तथा अशुद्धियां पानी की तली पर जाकर बैठ जाती हैं। पानी की सतह पर अयस्क फेन के रूप में एकत्रित होता है, इस कारण इसे फेन प्लवन विधि भी कहते हैं। झाग के रूप में अयस्क के ऊपर आने के कारण इसे झाग प्लवन कहते हैं। इस विधि से प्राप्त अयस्क को सांद्रित अयस्क कहते हैं और अयस्क पिघलने नहीं पाता। जैसे कि बॉक्साइड बोले तो Al2O3.2H2O का निस्तापन करने पर जल की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और एल्यूमिना प्राप्त होता है, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है Al2O3.2H2O। तो यहाँ पे Al2O3 और हमारा एल्यूमिना प्राप्त होता है, साथ ही साथ जल, और हीमेटाइट को गर्म करने पर जल क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। अगला है
चुंबकीय पृथक्करण विधि। यह चुंबकीय पृथक्करण विधि मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है? तो अयस्क में उपस्थित चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं, जैसे कि Fe2O3। अगला है धातु का निष्कर्षण। तो धातु का निष्कर्षण जो होता है वो आपके 3 विधियों द्वारा किया जाता है। पहले इसको देखते हैं हम लोग, धातु का निष्कर्षण होता क्या है? तो सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की पूर्ण प्रक्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं और यह 3 विधियों द्वारा किया जाता है। पहला निस्तापन, दूसरा भर्जन, तीसरा प्रगलन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निस्तापन। तो इस क्रिया में सांद्रित अयस्क को सीमित वायु में इतना गर्म करते हैं कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां वाष्पित हो जाती हैं। दूसरा है भर्जन। तो सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर अधिक वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में अधिक ताप पर बिना पिघलाए गर्म करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। जैसे कि कॉपर पायराइड के सांद्रित अयस्क का भर्जन करने पर निम्न अभिक्रिया होती है, यहाँ पे शो किया गया। जैसे कि CuFeS2 को देखें तो अगर इसको गर्म करेंगे तो Cu2S प्लस 2FeS प्लस SO2 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप रिएक्शन इसको लिख सकते हैं। अगला है प्रगलन। यह प्रगलन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो प्रगलन को देख लेते हैं हम लोग। तो अयस्क को कोक तथा उचित गालक के रूप के साथ मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करने की क्रिया प्रगलन कहलाती है। अयस्क को कोक तथा उचित गालक के साथ मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप तक गर्म करने की क्रिया प्रगलन कहलाती है। जैसे कि Fe2O3 से आयरन प्राप्त करने के लिए सांद्रित अयस्क में कोक तथा गालक मिलाकर वात्या भट्टी में गलाया जाता है, जिससे आयरन धातु प्राप्त होती है, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है। अगला है परावर्तनी भट्टी। लीजिए परावर्तनी भट्टी क्या होती है? तो अयस्कों का भर्जन, सबसे पहले अयस्कों का भर्जन करते हैं परावर्तनी भट्टी में। तो अयस्कों का भर्जन मुख्यतः परावर्तनी भट्टी से होता है, जो अग्निशः ईंटों की बनी होती है। इसके मुख्य अग्निशः स्थान चूल्हा चिमनी का होता है। अब देखते हैं हम लोग अग्निशः स्थान क्या है। वह स्थान जहां से ईंधन को रखकर वायु के संपर्क में जलाया जाता है अग्निशः स्थान कहलाता है। अगला आता है चूल्हा। यह चूल्हा क्या आता है? जिस स्थान पर सांद्रित अयस्क को रखकर गर्म किया जाता है चूल्हा कहलाता है। तीसरी आती है चिमनी। तो वह स्थान जहां से व्यर्थ गैसें बाहर निकलती हैं उसे हम लोग चिमनी कहते हैं। अब आती है प्रोसेस विधि क्या होती है? तो इस विधि में ईंधन अलग स्थान पर जलाया जाता है तथा गर्म किए जाने वाले अयस्क को सीधे आग के संपर्क में नहीं आने देते हैं। यह केवल गर्म गैसों के संपर्क में आकर गर्म होती है। इस प्रक्रम में गर्म किए जाने वाले पदार्थ को भट्ठी तल पर रखा जाता है और ईंधन अग्निशः स्थान में जलाया जाता है। अयस्क में उपस्थित वाष्पशील अशुद्धियां गैसों के संपर्क में आकर वाष्पित हो जाती हैं तथा चिमनी से होकर बाहर निकल जाती हैं और शुद्ध धातु क्या होती है? प्राप्त हो जाती है। अगला आता है वात्या भट्टी। यह वात्या भट्टी क्या है? और ये लास्ट पॉइंट है आपका धातु और अधातु कक्षा 10वीं से। यह छोटी व बड़ी दोनों आकार की होती है। इसकी ऊंचाई 25 से 60 मीटर तथा चौड़ाई 6 से 8 मीटर होती है। इसकी बाहरी सतह इस्पात की तथा अंदर की सतह अग्निशः ईंटों का क्या होता है? बना होता है। वात्या भट्टी का ऊपरी सिरा हॉपर कहलाता है और कप तथा कोन व्यवस्था के माध्यम से भर्जित अयस्क को कोक तथा गालक के साथ मिलाकर हॉपर में डाल देते हैं। वात्या भट्टी में नीचे ट्विटर लगे रहते हैं जिनसे गर्म गैस वात्या भट्टी में प्रवाहित होती है और गलित धातुओं से धातुमल के हल्के होने के कारण ऊपरी सतह से बाहर निकाल दिया जाता है तथा गलित धातु के भारी होने के कारण इसे निचली सतह से बाहर निकालते हैं तथा इससे बनने वाली व्यर्थ गैसें निकास नली के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। अगला है धातु का शोधन। तो धातु का शोधन विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि यह विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है। तो इस विधि में एक पात्र होता है जिसमें द्रवित अयस्क का एक विलयन होता है। ओके, इसमें कुछ
शुद्ध धातु की पतली नलिकाएं होती हैं तथा अशुद्ध धातु की मोटी नलिकाएं होती हैं। शुद्ध धातु की नलिकाओं को जोड़ा जाता है जिनसे कैथोड बनता है तथा अशुद्ध धातु की नलिकाओं को जोड़ा जाता है जिनसे एनोड बनता है। अब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और अशुद्ध धातुएं विलयन में मिल जाती हैं तथा शुद्ध धातुएं शुद्ध धातु की छड़ में पतली परत के रूप में जमने लगता है जिससे शुद्ध धातु की मोटी छड़ें प्राप्त हो जाती हैं। अगला आता है संक्षारण। तो वायु तथा जल की उपस्थिति में धातुओं को धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। इसका रिएक्शन यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों जो आपका चैप्टर है धातु और अधातु यहाँ पे कंप्लीट होता है केवल एक ही वीडियो में। हर एक वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और हम आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी सबसे बेहतरीन तरीके से करवाते हैं। तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये क्लास 10th हिंदी मीडियम वालों के लिए एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3 है, अर्थात कह सकते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट वीडियो है। ऐसी वीडियो चाहते हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।